नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग डेली की तरह इस सेशन की शुरुआत करना चाहेंगे और दो शब्द के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे। देखिए यहां बड़ी सुंदर सी चार लाइन दी गई है। जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाता है तब सफलता का आना निश्चित हो जाता है। मतलब आपको असफलताओं से घबराना ही नहीं है, असफलताओं से सीख लेना है और निरंतर अपने पथ पर कार्य करते रहना है। अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसी क्रम में आज का सेशन आपके लिए और आपके लक्ष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के माध्यम से हम लोग परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को सीखने वाले हैं और अच्छी अच्छी जानकारियों को सीखने वाले हैं। देर न करते हुए आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज को। देखिए पहला है, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा मेगा अभ्यास एमपेक्स 2023 का आयोजन कहां किया गया। देखिए विकल्प दिया गया है, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा गोवा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उड़ीसा। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा दोस्तों, ये विकल्प नंबर ए सही होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का स्थल क्या है तो ये आप ध्यान रखेंगे, काकीनाडा। काकीनाडा है, यहां पर एमपेक्स 2023 का आयोजन किया गया है। इसमें किसने प्रतिभाग किया है तो आप ध्यान रखेंगे, वायुसेना। वायुसेना, साथ ही साथ याद रखेंगे थल सेना, याद रखेंगे आप नौसेना। कौन? नौसेना। ये भारत की तीनों सेनाओं ने इसमें प्रतिभाग किया है, आपको ध्यान रखना है। यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है दोस्तों कभी कभी कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है तो विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जी जो हैं ये वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। इसी क्रम में आप याद रखें थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो यह प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है और मनोज पांडे जी जो हैं ये वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं। इसी क्रम में आप भूलेंगे नहीं, नौसेना दिवस। नौसेना दिवस की बात जब हो तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और आपको याद रखना है वर्तमान में आर हरि कुमार जी जो हैं ये नौसेना के प्रमुख हैं। इसी क्रम में क्योंकि यह युद्धाभ्यास से प्रश्न है दोस्तों तो लगातार परीक्षाओं में युद्धाभ्यास से प्रश्न बनते आए हैं। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यासों को पुनः रिवाइज कर लें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कोकाडू युद्धाभ्यास, साथ ही साथ पिच ब्लैक युद्धाभ्यास या मालाबार युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में आयोजन किया जाता है तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया। किसके बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है स्लीनेक्स। कौन सा दोस्तों? स्लीनेक्स युद्धाभ्यास है और दूसरा मित्र शक्ति। क्या नाम है? मित्र शक्ति। ये युद्धाभ्यास किन के बीच में आयोजन किया जाता है तो श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजन किया जाता है। हाल ही में अल नगाह युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था तो आप याद रखेंगे ये किसके साथ तो ओमान, भारत और ओमान के बीच में आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है अगला महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है, अगर आपसे पूछा जाए वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास और पुनः एक बार मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है तो दोस्तों भारत और यूएसए के बीच में आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में यहां देखिए मालाबार ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आया हुआ है और ये यूएसए के साथ भी आया हुआ है। तो आप ध्यान रखें कि जो मालाबार युद्धाभ्यास है ये क्वाड देशों का संयुक्त अभ्यास है, इसको भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग पुनः रिवाइज कर लें कि क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया शामिल है, भारत शामिल है, साथ ही साथ यूएसए और जापान। इन 4 देशों के समूह को क्वाड देश के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में
याद रखें I2U2 बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। I2U2 में I का यहां आशय इंडिया और इजराइल से है और U2 का मतलब यहां USA और UAE से है। यह संस्थान कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए हम लोग पुनः रिवीजन की सीरीज को देख लेते हैं। देखिए यहां दिया गया है साम्यवाद के जनक भारत में कौन माने जाते हैं, तो एम.एन. राय को साम्यवाद का जनक माना जाता है। अगला है हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहां स्थापित किया गया है, तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को सीखें। देखिए दिया गया हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए यहां विकल्प दिया गया, पहला जेसिंका आर्डर्न, दूसरा दिया गया क्रिस हॉपकिंस, तीसरा दिया गया जॉर्जिया मेलोनी, चौथा दिया गया ऋषि सुनक। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से यह अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति है और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको जरूर याद रखना है। यहां सही विकल्प जो हमारा होगा यह विकल्प नंबर बी सही होगा। क्रिस हॉपकिंस को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो यहां की जेसिंडा आर्डर, यहां की मुख्य प्रधानमंत्री कौन थी, तो जेसिंडा आर्डर थी। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इनके स्थान पे ये शिक्षा मंत्रालय के मंत्री थे और इनके क्या बनाया गया है, तो नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, न्यूजीलैंड का क्रिस हॉपकिंस को बनाया गया है। इनका एक पिक्चर भी यहां दिखाया गया है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। क्या है, वेलिंगटन है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड हाल ही में चर्चा में रहा है नशा मुक्ति के लिए कौन सा ऐसा विश्व का देश है जिसने क्या बनाया है, पहला कानून, नशा मुक्ति के लिए पहला कानून बनाने वाला देश कौन सा है, तो ये न्यूजीलैंड है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी याद रखें, महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो यह भी न्यूजीलैंड है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति है, अब हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, उनको अगर हम रिवाइज कर लें तो यहां से बनने वाले प्रश्न हमारे गलत नहीं होने हैं। अगर हम बात करें हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, किसे बनाया गया है, तो ऋषि सुनक। कौन है, ऋषि सुनक जो हैं ये कहां के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो लीज ट्रेस के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं ऋषि सुनक। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। कौन है, तो जॉर्जिया मेलोनी जो हैं ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। इसी क्रम में हंगरी को नहीं भूलना है। अगर हंगरी की पूछा जाए, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया है, तो कैटलीन नोवाक को बनाया गया है। इसी क्रम में आप ध्यान रखें श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों नियुक्त किए गए हैं। कौन, अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो दिनेश गुणवर्धने जी को बनाया गया है और राष्ट्रपति की बात की जाए तो आपको याद रखना है रानिल विक्रम सिंधे को बनाया गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है अगला जानकारी, अगर पूछा जाए ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है, तो आप ध्यान रखेंगे लूला डी सिल्वा को। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे इजराइल के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो बेंजामिन नेतन्याहू। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया के हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, किसे नियुक्त किया गया है, तो एंथोनी एल्बानीज को। इसी क्रम में आप ध्यान रखें सऊदी अरब के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, तो मोहम्मद बिन सुल्तान को बनाया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में नेपाल देश को याद रखना है, यहां के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो प्रचंड बने हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में याद रखना है पहली महिला
आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में न्यूजीलैंड से आप ध्यान रखेंगे कुक जल संधि का संबंध किस देश से है? तो आप ध्यान रखें उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो कुक जल संधि जो है यह अलग करता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आइए स्टैटिक जीके के रिवीजन सीरीज को हम लोग पुनः देख लें। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जाति कहां पाई जाती है? तो मेघालय में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? गारो और खासी भाषा बोलने वाली जनजाति जो है यह कहां पाई जाती है? तो मेघालय में। और यहां पर गारो, खासी, जयंतिया नामक 3 पहाड़ियां भी हैं। यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। और यहां पर अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया जाता है। यह भी प्रश्न काफी कंफ्यूजन वाला है और कई बार यह परीक्षाओं में दोनों पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखें अस्थाई पहले कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थाई अगर पूछ लिया जाए तो यहां राजेंद्र प्रसाद जी होगा। और पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 और दूसरा 11 दिसंबर 1946 को किया जाता है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। हाल ही में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहां किया? देखिए पहला दिया गया नागपुर, दूसरा इंदौर, तीसरा चेन्नई, चौथा बेंगलोर। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा यह विकल्प नंबर सी सही होगा दोस्तों, चेन्नई में। अगर बात करें चेन्नई की तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की राजधानी है। इसी क्रम में अगर आप याद कर पा रहे हो तो स्टेम के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। स्टेम में यहां यस से आशय है साइंस, और टी से यहां आशय है टेक्नोलॉजी, और ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथमेटिक्स। यहां इनोवेशन के लिए अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन और भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? तो चेन्नई में किया गया, जो कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तमिलनाडु की, यहां के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एम के स्टालिन जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और आर एन रवि जो हैं दोस्तों ये यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। इसी क्रम में तमिलनाडु खूब चर्चा में रहा है और यहां से प्रश्न हमेशा लगभग बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु से अगर पूछा जाए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, यह प्राइमरी स्तर पर पोषक नाश्ता दिए जाने की घोषणा की गई है किस सरकार के द्वारा? तो तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? 75 है। और सबसे अधिक आर्द्र भूमियां कहां हैं? तो अब कहां हो गया है? तमिलनाडु राज्य में हो गया है। कितनी आर्द्र भूमियां हैं? 14। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना है अगर पूछा जाए T×2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि कहां पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना है अगर आपसे पूछा जाए खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहां स्थापित किया गया? तो तंजावुर में स्थापित किया गया, जो कि कहां पर स्थित है? तो यह भी तमिलनाडु में स्थित है। इसी क्रम में यहां पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में पोंगल नामक उत्सव मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है तमिलनाडु राज्य से ही आप याद रखेंगे हाल ही में तमिलनाडु राज्य में अगर बात की जाए तो तमिल काशी संगमम का आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन कहां किया गया था? तो आप याद रखेंगे वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो तमिल साहित्य और जो उत्तर भारत की साहित्य है इसमें समानताओं को क्या करना? व्यक्त करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे अगर नागपुर के बारे में बात की जाए तो हाल ही में 108वीं भारतीय
भारतीय विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो नागपुर में आयोजित किया गया है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे इंदौर का, तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां किया गया था? इंदौर में। कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाए कि 100% डिजिटल एड्रेस वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? इंदौर है। साथ ही साथ आपको याद रखना है वाटर प्लस सिटी के रूप में भारत का पहला शहर कौन सा है? तो यह भी इंदौर है, आपको याद रखना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, यह पहले स्थान पर लगातार बना हुआ है। इसी क्रम में बेंगलोर को याद रखेंगे। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहां की गई है? तो बेंगलोर के कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में। और आप याद रखेंगे यह किससे संबंधित है? तो नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी की मूर्ति है। 108 फीट ऊंची है और इसका डिजाइन किसके द्वारा? रामजी वनजी सुतार जी द्वारा बनाया गया है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आइए हम लोग रिवीजन की सीरीज को पुनः देख लें। भारतीय संविधान की विशेषताओं में कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है अलिखित और विस्तृत संविधान जो है इसकी क्या नहीं है? ये विशेषता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है ये लिखित है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आइए अगले प्रश्न को देखें। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो मंगोलायड प्रजाति जो है ये कहां पाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश का नंबर 1 पुलिस थाना के रूप में किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए पहला दिया गया है अस्का थाना उड़ीसा का है, दूसरा गंगापुर थाना है, तीसरा अहमदाबाद थाना है, चौथा दिया गया लखनऊ थाना। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा। आप ध्यान रखें भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा देश का नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया है? तो अस्का थाना है। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है। पहला आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पुलिस सेवा के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। इसी क्रम में आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो पुलिस सेवा ये किस विषय की किस सूची का विषय है? तो आप ध्यान रखेंगे ये राज्य सूची का विषय है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर भूमि और पुलिस राज्य सूची से अलग हैं? तो यह भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये दिल्ली राज्य जो है यहां पर पुलिस और भूमि जो है ये राज्य सूची से बाहर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे पुलिस जो है ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। साथ ही साथ गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी जो हैं ये गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के साथ साथ भारत के पहले सहकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तो अमित शाह जी हैं, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, दिल्ली की बात हो रही थी तो दिल्ली से आप लोग को सीख लेना है। जैसे अगर बात करें हाल ही में यहां के उपराज्यपाल बदले गए हैं, कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना जो हैं ये दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसी क्रम में आपसे ध्यान रखना है 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया और मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी हो सकती है? 10% से अधिक नहीं हो सकता। यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। इसी क्रम में आइए हम लोग एक बार पुनः रिवीजन की सीरीज को देख लेते हैं। आइए देखें यहां दिया गया भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो यह संथाल जनजाति जो है यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। अगला हमारा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता
किसके द्वारा किया गया था? तो वी.आर. अंबेडकर जी द्वारा किया गया था, यह भी ध्यान रखेंगे। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? अगर टोटल सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 7 था, और अगर पूछा जाए वी.आर. अंबेडकर मतलब अध्यक्ष के बाद कितने लोग थे तो 6। तो आपको ध्यान दोनों याद रखना है। अगर पूछा जाए वी.आर. अंबेडकर के बाद कितने सदस्य थे तो आप ध्यान रखेंगे 6, और कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी तो 7 सदस्यों की संख्या थी, यह भी ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया? देखिए दिया गया, पहला दिल्ली, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा केरल। यहां जो सही विकल्प होगा दोस्तों, यह विकल्प नंबर 20 सही होगा। क्या होगा? विकल्प नंबर 20 सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पंजाब की राजधानी क्या है तो चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब की दोनों संयुक्त रूप से राजधानी है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम किसकी तर्ज पर बनाया गया है तो आप ध्यान रखेंगे दिल्ली के जो प्राइमरी और स्कूल हैं, स्कूली व्यवस्था को जो बेहतर दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है उसी का क्या किया गया है? अनुसरण किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें दिल्ली की तो आपको ध्यान रखना है यहां किसकी सरकार है तो आम आदमी या आप की सरकार है, और यहां पंजाब में भी किसकी है तो आम आदमी या आप की जो है ये सरकार यहां है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है तो देखिए यहां पिक्चर में आपको इनको दिखाया गया है, आप ध्यान रखेंगे इनका नाम भगवंत मान है, और ये पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल के रूप में बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित जी जो हैं ये यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। इसी क्रम में हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है, एक विधायक एक पेंशन योजना। किस सरकार की पहल है तो यह भी किसकी है तो यह पंजाब सरकार की पहल है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है पंजाब को पांच नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड, कई बार ये पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित होता है तो 13 अप्रैल 1919 में घटित होता है। और ये किस राज्य से संबंधित है तो यह पंजाब राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए स्कूल चलो अभियान किस सरकार की पहल है तो आप ध्यान रखेंगे ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कहां से प्रारंभ किया गया तो श्रावस्ती से प्रारंभ किया गया है। यहां उद्देश्य क्या है तो नामांकन, प्राइमरी स्कूलों में नामांकन की संख्या को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है 5 सितंबर जो कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक योजना प्रारंभ की जाती है जिसका नाम है पीएम श्री योजना। इसका उद्देश्य क्या है तो आपको इसको जरूर याद रखना होगा क्योंकि यहां पर आपको बताया गया है कि देश के 14,500 विद्यालयों का क्या करना, जीर्णोद्धार करना या इसमें इनोवेशन लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना का नाम क्या है पीएम श्री योजना है, यह भी ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने यहां देखा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 सितंबर को। अगर अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात की जाए कब मनाया जाता है तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। इसी क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो राजस्थान में हाल ही में अनुकृति योजना प्रारंभ की गई है और इसका उद्देश्य क्या है तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था ये अनुकृति योजना है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभ्युदय योजना चलाया गया है जो कि परीक्षा उपयोगी या परीक्षा की तैयारी कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है। अगर बात करें केरल की तो हाल ही में केरल सरकार के द्वारा संविधान जागरूकता अभियान कहां से चलाया गया है तो केरल राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए एक बार पुनः हम लोग रिवीजन की सीरीज को देख लेते हैं। देखिए यहां अगला प्रश्न दिया गया है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, क्या था
तो प्राकृति पूजा और यज्ञ जो था पूर्व वैदिक में आर्यों का मुख्य धर्म के रूप में था। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः कहां से लिया गया है? तो ये उपनिषदों का है, आपको ध्यान रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में उड़ीसा में पहले अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अब यहां बात हो रही है उड़ीसा राज्य की, और यहां आप ध्यान रखेंगे ये अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो उड़ीसा राज्य में किया गया है। अब बात हो रही है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो विकल्प देखिए क्या दिया गया। पहला दिया गया गणेशी लाल, दूसरा दिया गया द्रौपदी मुर्मू, तीसरा दिया गया नवीन पटनायक, चौथा दिया गया अमित शाह। यहां जो सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर सी सही होगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी, उड़ीसा की जो राजधानी है यह क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे भुवनेश्वर जो है यहां की राजधानी है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप याद रखेंगे नवीन पटनायक जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल के रूप में कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे गणेशी लाल जी जो हैं ये क्या हैं? यहां के राज्यपाल के रूप में हैं। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये चर्चा में भी है, यहां पर उड़ीसा राज्य के जो कलाकार हैं साथ ही साथ यहां पर विदेशों से भी कलाकार क्या करेंगे? प्रतिभाग करने हैं किसमें? अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 में। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे उड़ीसा से ही संबंधित पूछा जाता है चिल्का झील का संबंध किस राज्य से है? तो चिल्का झील का संबंध उड़ीसा राज्य से है। और आर्द्र भूमि के रूप में भारत में चिन्हित किया जाने वाला पहला स्थल कौन सा है? चिल्का झील है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे रामसर स्थल का संबंध किस देश से है? तो आप ध्यान रखेंगे 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में एक समझौता होता है। इसे रामसर कन्वेंशन या आर्द्र भूमि समझौता के नाम से जाना जाता है और प्रत्येक 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामसर कहां से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे। अगली जानकारी के रूप में अगर हम देखें तो आपको ध्यान रखना है द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। तो आप याद रखेंगे भारत की पहली आदिवासी महिला के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को चुना गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि ये विपक्ष में इनके उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा जी जो थे ये द्रौपदी मुर्मू जी के विपक्ष में थे और इन्हीं को पराजित करके कौन? द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के लिए चुनी गई हैं। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो वर्तमान में कौन है? तो आप याद रखेंगे जगदीश धनखड़ जी हैं। और इनके विपक्ष में कौन थे? तो मार्गरेट एल्वा थे। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में एक प्रश्न और भी याद रखेंगे, अगर हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हॉकी विश्व कप ये कौन सा संस्करण दोस्तों? तो 15वां संस्करण है। और इसका आयोजन कहां हो रहा है? तो ये हो रहा है उड़ीसा के कहां? राउरकेला साथ ही साथ कहां? भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और हाल ही में हमने पढ़ा है मित्रों कि हॉकी के विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाली टीम कौन बनी है? तो नीदरलैंड बना है। और इसने किसे पराजित किया है? तो चिली को पराजित किया है। और यहां आपको ध्यान रखना है कि हॉकी विश्व कप में सबसे सफल देश के रूप में कौन रहा है? तो पाकिस्तान रहा है। और 2023 के हॉकी विश्व कप से भारत जो है ये क्या हो गया है दोस्तों? यह भी ध्यान रखना है कि बाहर हो गया है। आइए हम लोग रिवीजन को पुनः एक बार देख लेते हैं। देखिए कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार के रूप में मनाती है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ध्यान रखेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1946 में प्रस्तुत किया गया है। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को सीखें। हाल ही में
अल्पिन योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रारंभ किया गया? अब ध्यान रखेंगे यहां विकल्प दिया गया, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा असम, चौथा दिया गया लद्दाख। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा यह विकल्प नंबर डी सही होगा। लद्दाख राज्य में यह योजना प्रारंभ की गई है। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो यह 14 अंक का यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जमीनों के असली हकदार या स्वामित्व किसके पास है, इसी का यह क्या है, इसी का प्रमाण पत्र या इसी का यूनिक आईडी है। इसी क्रम में आप इसे जरूर याद रखें। देखिए यहां इसका फुल फॉर्म दे दिया गया है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इस नंबर स्कीम जो है इसका नाम रखा गया है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये अल्पिन का पूरा नाम है। और ये 14 अंक का यूनिक कोड है और असली स्वामित्व या असली मालिक को इसके द्वारा वेरीफाई या आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो यहां के उपराज्यपाल हैं, क्या नाम है इनका, तो ध्यान रखेंगे राधा कृष्ण माथुर। क्या नाम है, राधा कृष्ण माथुर जी जो हैं ये उपराज्यपाल कहां के हैं, तो लद्दाख राज्य के हैं। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है, हिमतेंदुआ को हाल ही में अपना राजकीय पशु के रूप में किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है, तो लद्दाख राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है, तो ये लद्दाख राज्य जो है ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। यहीं पे आप ध्यान रखेंगे यहां पर हेमिस हाई नेशनल पार्क स्थित है। और आपसे यह प्रश्न पूछा भी गया है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क का क्या नाम है, तो आप ध्यान रखेंगे हेमिस हाई नेशनल पार्क है। तो यहां बड़ा हम लोगों ने देख लिया, तो छोटा भी देख लें इसी क्रम में। तो छोटा कौन सा है, तो ये साउथ बटन है। और ये किस राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे अंडमान और निकोबार में स्थित है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे छोटा है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पंचामृत योजना प्रारंभ किया गया है। ये इसका उद्देश्य क्या है, तो गन्ना किसानों की आय को दुगना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे यहां के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो मनोज सिन्हा जी हैं। और आप याद रखें जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में वर्णित है, तो राज तरंगड़ी में वर्णित है। इसके लेखक कौन है, कल्लड़। अगर इसी क्रम में बात करें हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य का परसीमन किया गया है, किसकी अध्यक्षता में, तो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परसीमन किया गया है। इसी क्रम में असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। और एक सींग वाला गैंडा भारत के किस राज्य से संबंधित है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से स्थित है। इसी क्रम में देहिंग पटकोई और रायमोना नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है, तो असम राज्य से है, यह भी रखना है। आइए हम लोग रिवीजन को एक बार पुनः देख लेते हैं। प्रारूप समिति में कौन एक सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं था, तो यहां ध्यान रखेंगे अभी हम लोगों ने बात रखा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अगर बात की जाए सदस्यों की कुल संख्या कितनी, 7, और BR अंबेडकर जी को छोड़कर कितने सदस्य, तो 6, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी शामिल नहीं थे, यह भी ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, हर जगह आपको दिखाई देता है सत्यमेव जयते लिखा गया है, कहां से लिया गया है, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, उपनिषदों में मुंडकोपनिषद से लिया गया है क्या, सत्यमेव जयते। आइए इसी क्रम में अगले महत्वपूर्ण जानकारी को सीख लें। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए यहां दिया गया पहला उड़ीसा राज्य का आपदा प्रबंधन, दूसरा दिया गया लुंगलोई फायर स्टेशन, तीसरा दिया गया AB दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो सही विकल्प की बात करें
तो ये विकल्प नंबर सी सही होगा। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये संस्थागत श्रेणी में दिया गया है, और आप ध्यान रखेंगे ये 2022 के लिए दिया गया है। किनको किनको दिया गया है? तो उड़ीसा राज्य का आपदा प्रबंधन है, और लुंगलोई फायर स्टेशन ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। इन दोनों को संस्थागत संस्थानों में क्या दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें, हाल ही में हम लोगों ने पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट किया है। कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कब से? तो 2021 से। और पहली बार कब मनाया गया? तो 2022 में पहली बार मनाया गया। ये किससे संबंधित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है, आपको याद रखना है। अब नेताजी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो हम उनको रिकॉल कर लें। जैसे अगर पूछा जाए दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह भी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। अगर बात की जाए कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे यह सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था। इसी क्रम में 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप ध्यान रखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था। इसी क्रम में एकमात्र अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। कहां? ये बेलग्राम में किया गया था। कब किया गया था? तो 1924 ईस्वी में किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इससे पहले अगर हम बात करें कि 2021 का किसे आपदा प्रबंधन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? तो संस्थागत के रूप में अगर बात की जाए तो गुजरात आपदा प्रबंधन को, और व्यक्तिगत के रूप में अगर बात की जाए तो विनोद राय जी को दिया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। और यह पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? तो पराक्रम दिवस के दिन इसे दिया जाता है, और हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। और यह सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती थी? तो आप ध्यान रखेंगे 126वीं जयंती का आयोजन किया गया। और इनका जन्म कब होता है? तो 23 जनवरी 1897 में। कहां? तो उड़ीसा के कटक में इनका जन्म होता है। यह भी ध्यान रखना है। आइए हम लोग अगले महत्वपूर्ण रिवीजन की सीरीज को देखेंगे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? तो कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। यह भी ध्यान रखेंगे। आइए अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा एनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? देखिए दिया गया है लाबुत, दूसरा दिया गया है लक्ष्य सेन, तीसरा दिया गया है वेक्टर एक्सेलसेन, और चौथा दिया गया है अन सियोंग। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही होगा। कुनलाबुत जो है ये एकल पुरुष वर्ग के विजेता रहे हैं। और ये कौन से पुरस्कार की? तो आप ध्यान रखें एनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023। इसी का एक दूसरा नाम भी है, आप ध्यान रखेंगे ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप कहा जाए, या योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन का किताब कहा जाए। दोनों प्रश्न का जो आंसर होना है वो सेम होना है। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप या योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023, इसके विजेता के रूप में कौन रहे हैं? तो कुनलाबुत हैं। और ये किस देश के हैं? तो थाईलैंड। कौन सा देश है इनका? तो ये थाईलैंड से हैं। और ये पुरुष एकल वर्ग के विजेता रहे हैं। इसी क्रम में अगर बात की जाए महिला एकल वर्ग में विजेता के रूप में कौन रही हैं? तो आप ध्यान रखेंगे अन
हान सियोंग हैं और ये किस देश की हैं? तो ध्यान रखना है ये कोरिया, कहां की? कोरिया की हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इससे पहले विजेता कौन थे ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के, तो हम लोगों ने कई बार इनको पढ़ रखा है, लक्ष्य सेन। कौन थे? लक्ष्य सेन थे। और यहां पर उप विजेता कौन थे? विक्टर एक्सेल्सन से। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? तो यहां आंसर आपका हो जाएगा विक्टर एक्सेल सेन थे। और उप विजेता कौन थे? तो लक्ष्य सेन थे, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में कुछ बैडमिंटन के किताब हैं और आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप, साथ ही साथ अगर पूछा जाए सिंगापुर चैंपियनशिप, साथ ही साथ मियामी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये तीनों पुरस्कार का खिताब किसने जीता था? तो आप ध्यान रखेंगे पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आप याद रखेंगे हाल ही में फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था। कहां किया गया था? तो कतर में किया गया था। और इसका विजेता कौन बना है? तो अर्जेंटीना जो है ये तीसरी बार विजेता बना है। उप विजेता कौन रहा है? तो फ्रांस जो है ये उप विजेता रहा है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में रिवीजन को एक बार पुनः देख लें। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? तो ये ऋग्वेद में हुआ था। किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो आप ध्यान रखेंगे नागालैंड, ये विकल्प के आधार में है कि नागालैंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। आइए हम लोग इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर एसोचैम का 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? देखिए पहला दिया गया है रामपुर, दूसरा बनारस, तीसरा लखनऊ, चौथा नोएडा। यहां ध्यान रखेंगे किसका कहां आयोजन किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे ये लखनऊ में आयोजन किया गया। और ये एसोचैम की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और अगर हम बात करें ये संस्करण कौन था? तो ये 5वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहां किया गया? तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण लखनऊ से संबंधित जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में, अगर पूछा जाए नाइट सफारी पार्क कहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो लखनऊ में। और किसके तर्ज पर? तो सिंगापुर के तर्ज पर। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां स्थापित की जाएगी? तो लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में ब्रह्मोस विनिर्माण कहां पर इकाई स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह भी लखनऊ में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में भारत का पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। और पहला अमृत सरोवर कहां बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में। यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे 33वां हाथी रिजर्व कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई या किसे अधिसूचित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे तराई हाथी रिजर्व है। और यह उत्तर प्रदेश का दूसरा है। पहला शिवालिक हाथी रिजर्व है और यह दूसरा है तराई हाथी रिजर्व, जो कि देश का 33वां है। अगर बात की जाए 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, जो कि बुंदेलखंड से संबंधित है। आपको याद रखना है। आप याद रखेंगे नोएडा में राष्ट्रीय विरासत संस्थान की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। और अंतरराष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो यह भी नोएडा में किया गया था। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप ध्यान रखेंगे। और बनारस के बारे में बात करें तो SCO के द्वारा
पर्यटन राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? एससीओ के द्वारा बनारस को चुना गया है। हाल ही में जीओ महोत्सव का जीआई महोत्सव आयोजन किया गया था, कहां? बनारस में। और काशी तमिल संगमम का आयोजन भी किया गया था, कहां? तो बनारस में किया गया था। इसी क्रम में यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त हो रही है। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे कमेंट करना, साथ ही साथ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।